बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर कमर अब्बास और आज हमारा फ़र्स्ट ऑनलाइन लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। फ़र्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ रेजोनेंस एंड यू पीपल नो दैट, थोड़ा सा हमने इसको पहले डिस्कस किया था रेजोनेंस को। रेजोनेंस क्या है? द रैपिड शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स from one position to other position in same molecule without being shifting the position of atoms। यानी रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉन्ड्स जो हैं अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं या पोजीशन से चेंज होकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, बट इस सारे प्रोसेस में जो है एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर 1 और 2 बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं दोनों। स्ट्रक्चर 1 में अगर आप देखें तो 3 डबल बॉन्ड्स हैं और डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है दैट इज़ ऑन 1, 3 एंड 5। डबल बॉन्ड 1, 3 एंड 5 पर हैं एंड दीज एरोज शोज दैट कि ये बॉन्ड्स जो हैं इन शिफ्ट हो रहे हैं। ये बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। तो इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो चुकी है। 1 वाला बॉन्ड 2 पे आ चुका है, 3 वाला 4 पे एंड 5 वाला 6 पे आ चुका है। मोर ओवर ये जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं ये फर्दर भी इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है एंड दीज आर कॉल्ड रैपिड कन्वर्टर, इंटर कन्वर्टर स्ट्रक्चर। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स। इनके 2 नेम्स होते हैं, these are called resonating forms or canonical forms, or this arrow shows that interconversion of two structure into one another। अब स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 जो है ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन से जो है एक थर्ड स्ट्रक्चर बनता है जो कि उन दोनों स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है और वो स्ट्रक्चर 1 एंड 2 दोनों मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो इस स्ट्रक्चर को जो कि उनसे डिफरेंट है, ये उनसे ज़्यादा स्टेबल भी होगा और इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर जो है कैनोनिकल फॉर्म्स कंट्रीब्यूट करती हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल की डिफरेंट नंबर ऑफ़ कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं और एक और बात भी है कि जितने ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स होंगे उतना वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स। जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं वो सारी एक ही स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करती हैं, बट जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड वो उन तमाम कैनोनिकल फॉर्म से डिफरेंट होगा। यानी कोई भी कैनोनिकल फॉर्म ओरिजिनल स्ट्रक्चर की तरह नहीं होती, यानी तमाम कैनोनिकल फॉर्म्स थोड़ा थोड़ा उसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। While the different canonical forms contribute in different according to their relative stability, जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म स्टेबल होगी वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है किसी कंपाउंड के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बनाने में। जिस तरह के अगर आप क्लास में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कोई पार्टी करने के लिए और उसमें वो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट है, वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये बिल्कुल सेम केस होगा। तो इस वक्त हमारे पास जो है ये दो स्ट्रक्चर हैं, ये बिल्कुल इनको कहते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर हैं इसलिए ये इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, चार्ज उनके डिफरेंट हैं या उनके अंदर बॉन्ड्स की तादाद डिफरेंट है, तो फिर उनकी कंट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होगी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है इसका सेकंड पार्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स, यानी कौन सी कैनोनिकल फॉर्म कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी किसी मॉलिक्यूल के ओरिजिनल स्ट्रक्चर में। ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि तमाम कैनोनिकल फॉर्म्स इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। देयर कंट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेबिलिटी। जैसा कि पहले बताया है, जो कैनोनिकल फॉर्म जितना ज़्यादा स्टेबल होगी
वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म्स विल कंट्रीब्यूट मोर एंड विल बी क्लोजर इन द एनर्जी विद द रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पर आपने एक टॉपिक पढ़ा था रेजोनेंस एनर्जी, जिसमें हमने कंपेयर किया था किसी कंपाउंड की एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी और उसकी मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी, उनको कंपेयर किया था। तो वो आप टॉपिक देख लें, उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देयर आर सर्टेन रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी डिटरमिन्ड। तो आज हम डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं या कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पर आप कैनोनिकल फॉर्म्स की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और फिर उसी से फिर आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये वाली कैनोनिकल फॉर्म कम कंट्रीब्यूट करेगी या फिर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास, द ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी। यहाँ पर एक बात याद रखें, किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट की वैलेंसीज़ हैं, जिस तरह कार्बन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, तो कोई भी एटम जो अपने मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल, यानी उसकी वैलेंसी बाकी ना हो, तो वो वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जिस तरह देखें हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 4 जो है बेसिकली इसका नेम है ब्यूटाडाइन। इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, 4 कार्बन्स हैं, इसको हम कहते हैं ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन में जो कार्बन नंबर हमारे पास हैं, डिफरेंट कार्बन्स, अच्छा इसमें हमारे पास जो ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर नंबर 4 में हमारे पास जो है ओवरऑल 4 कार्बन्स हैं, और आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 4 में कार्बन नंबर 1 एंड 2 में डबल बॉन्ड है, इसी तरह कार्बन नंबर 3 एंड 4 में भी डबल बॉन्ड है। तो ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं। इसी स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये 1 एंड 2 का जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो रहा है 2 एंड 3 में, और 3 एंड 4 का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है 4th कार्बन के ऊपर। तो इस तरह आप देखें तो 4th कार्बन जो किसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं 2, 3 में, सो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर नंबर 4 है ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं, कोई चार्ज नहीं है। और आप जानते हैं जब किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उसमें अट्रैक्शंस नहीं होती, ना उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है ना न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसके नेगेटिव कॉर्नर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्पीशी अटैक कर सकती है, और पॉजिटिव कॉर्नर के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज स्पीशी अटैक कर सकती है। दैट्स वाई ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं है। ओवरऑल अगर आप इसे कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करें तो इसमें 2 एंड 3 एंड 4 5, इसमें 5 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। इसमें देखें 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। सो दैट्स वाई 4 स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू 5 स्ट्रक्चर। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 में क्या कहता है, स्ट्रक्चर विदाउट ए चार्ज आर मोस्ट स्टेबल देन दोज विद फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज ना हो, जैसे कि पहले बताया, ना तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है ना उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 6 है, इसमें ज़रा देखें, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, N CH3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये कंपाउंड है, इमीन्स है बेसिकली। तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, जब ये शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन की तरफ, तो इन दोनों के दरमियान जो है डबल बॉन्ड बन जाता है, और नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है कार्बन नंबर 1 की तरफ। तो इन दिस वे कार्बन नंबर 1 पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो चुके हैं, और चार्ज वाला स्ट्रक्चर जो है वो लेस स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई स्ट्रक्चर नंबर 6 इज़ मोर स्टेबल दैन स्ट्रक्चर नंबर 7। तो लिहाजा 6 की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी एक्चुअल स्ट्रक्चर में, और 7 जो है वो लेस कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में क्या कहता है, द लेस द चार्ज सेपरेशन
द ग्रेटर इज़ स्टेबिलिटी। देखें बेसिकली हमारे पास अगर कोई से दो स्ट्रक्चर को देखें, जिस तरह के स्ट्रक्चर नंबर 8 एंड 9 को देखें, इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 एंड 2 में जो डबल बॉन्ड है, जब ये शिफ्ट हो जाता है कार्बन नंबर 2 एंड 3 में, जो कार्बन नंबर 1 एंड 2 का डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है 2 3 में, इन दिस पे डबल बॉन्ड आ जाता है 2 3 में, और चूँकि कार्बन नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं सो इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन नंबर 3 जिस पे पॉजिटिव चार्ज था उसको इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से उसका चार्ज ख़त्म हो जाता है, ये वाला, ठीक है। जबकि कार्बन नंबर 4 को कुछ नहीं हुआ। तो स्ट्रक्चर नंबर 8 में देखें तो दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्लोज हैं, और जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्लोज होते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर हो जाएं तो वो इतने जल्दी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, इसलिए किसी भी आउटर स्पीशी का अटैक जो है वो पॉसिबल होता है। कोई भी स्पीशी जो है वो नेगेटिव साइड पे या फिर इस पॉजिटिव साइड पे आकर अटैक कर सकती है। सो दैट्स वाई स्ट्रक्चर नंबर 8 इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर नंबर 9। तो ये हमारे पास हो गए 3 रूल। उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल 4 क्या है? स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दोज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर इसको उल्टा करेंगे यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो वो तो स्टेबल नहीं होगा। इस तरह देखें स्ट्रक्चर नंबर 10 एंड 11 में, हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 10 में जो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O एंड O के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान तो यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड, और रिजल्टिंग जो पहले से डबल बॉन्ड मौजूद था ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड द कार्बन। सो इन दिस वे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब बेसिकली अगर इस स्ट्रक्चर नंबर 10 में देखें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज सूट भी करता है और स्टेबल भी है। जबकि नेक्स्ट केस में यही नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया, और कार्बन जो है वो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है जो कि इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वापस आएंगे और इस तरह अगेन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, सो दैट विल बी स्टेबल स्ट्रक्चर। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 10 इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर नंबर 9। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 में क्या कहता है? इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स हैव कंट्रीब्यूशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स हैव सेम कंट्रीब्यूशन। जब दो कैनोनिकल फॉर्म्स इक्विवेलेंट होते हैं यानी कि उनके चार्जेस की अमाउंट, उनके बॉन्ड्स की तादाद, हर चीज़ जब सेम होती है तो फिर उनकी कंट्रीब्यूशन भी सेम होगी। जिस तरह हमने स्टार्ट में देखा था स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2, वो बिल्कुल सेम थे। सिमिलरली जो स्ट्रक्चर नंबर हमारे पास 12 एंड 13 हैं, इसमें देखें जस्ट कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो फिर पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाता है कार्बन नंबर 1 पे, और कार्बन नंबर 3 जो था जिस पे पहले पॉजिटिव चार्ज था अब वो न्यूट्रलाइज हो गया। सो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर हैं, यानी यहाँ पर भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों ही कार्बन हैं तो ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं। सो दैट्स वाई स्ट्रक्चर नंबर 12 एंड 13 हैव द सेम स्टेबिलिटी। सो इनकी क्या होगी? इक्वल कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। सो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपने ओवरऑल जो है ना 5 रूल्स आपको अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। तो फिर आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहली बात यह है कि तमाम जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जो है रूल नंबर 2 में क्या था कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज जो है
चार्ज ना हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिस पे चार्ज होगा वो लेस स्टेबल है। अगर दोनों पे चार्ज मौजूद भी है तो फिर ये देखना है कि चार्ज सेपरेशन किस तरह है। अगर लेस चार्ज सेपरेशन है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर सेपरेशन है तो वो लेस स्टेबल होगा। आफ्टर दैट अगर चार्ज है भी सही तो ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। एट द एंड अगर टू इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, बिल्कुल सेम टू सेम हैं, तो फिर उनकी कंट्रीब्यूशन इक्वल होगी, जिस तरह कि हमने स्टार्ट में देखा था। ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर 1 एंड 2, इसमें सारे कोई चार्ज नहीं है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, 3 डबल बॉन्ड और ऑल जी क्या है, इक्वल स्टेबल हैं। सो इन तमाम रूल्स के साथ आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा टॉपिक। बहरहाल अगर मसला है फिर भी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर हमारे पास एक असाइनमेंट है, अरेंज द फॉलोइंग कैनोनिकल फॉर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, आल्सो राइट रीज़न इन ए सिंगल लाइन। देखिए हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स हैं, आप इनको गौर से देख लें और इनको आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना होगा। जो आपके रूल्स हैं 5, सबसे पहले आप बॉन्ड्स देखेंगे, फिर देखना है कि चार्ज की सेपरेशन कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इन तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए आपने इन तमाम 5 स्ट्रक्चर्स को अरेंज करना है। सो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है ये क्लियर हो चुका है। फॉर फर्दर एनी क्वेश्चन आप जो है राइट कर सकते हैं मुझे। सो आई विल गिव यू आंसर इंशाल्लाह। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।